जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में 80 प्रश्न देखेंगे SSC GD के लिए और ये पिछली परीक्षाओं पर साथियों आधारित होंगी। जो आपकी SSC GD की पिछली बार परीक्षा थी उस परीक्षा पर आधारित हैं ये 80 प्रश्न। तो आप देखिएगा साथियों, अगर आपका ऐसा पेपर आपके एग्जाम में आ जाता है, ऐसी परीक्षा आपको देखने को मिल जाती है, तो आप कितना स्कोर कर पाते हो। और ये जो 80 क्वेश्चन हैं साथियों, ये 4 सब्जेक्ट के सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि पहले हिंदी के क्वेश्चंस आप देखेंगे, उसके बाद सामान्य ज्ञान के, देन आफ्टर रीजनिंग के, फिर आप मैथ के। तो चलिए, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। क्लास में अगर आप एंट्री कर चुके हो तो सारा कुछ काम काज छोड़ करके, आप काम काज को छोड़ करके पूरा क्लास देखिए और बहुत सारा ज्ञान हासिल करिए और बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम को क्रैक करोगे, तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर माखन चोर होता है या माखन चौर होता है, तो यहाँ पर साथियों ये भी नहीं होता। माखन चोर ऐसे लिखा जाता है जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, ये एक मुहावरा है, गूलर का फूल होने का मतलब क्या होता है। मतलब इसका साथियों क्या होता है, दुर्लभ होना इसका मतलब होता है। अगर आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों, फिर से वर्तनी वाला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि वीणा वाणी कैसे लिखा जाता है। मतलब वीणा पाणी कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है वीणा पाणी, इसी प्रकार लिखा जाता है। इसी प्रकार आप लोग लिखिएगा। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें, यानी कि सिर पर पांव रखकर भागने का मतलब क्या होता है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि वो तो सिर पर पांव रख के भागा। क्या सिर पर पांव रखा जाता है? नहीं रखा जाता। तो यहाँ पर बहुत तेज भागने को बोला जाता है, यानी कि वह सिर पर पांव रखकर भागा। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, आपसे पूछा जा रहा पर्यायवाची, एक शब्द दिया गया है खग, और खग का आपसे पूछा जा रहा पर्यायवाची क्या होगा। तो खग किसे कहा जाता है? खग क्या पशु को बोला जाता है? कबूतर को, तोते को? तो खग बोला जाता है साथियों पक्षी को। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों, मैं आप सभी के लिए जो भी क्वेश्चंस ला रहा हूं, सभी के सभी एकदम एग्जाम लेवल के क्वेश्चन ला रहा हूं, और मैं ऐसी पूरी उम्मीद करता हूं कि एग्जाम तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है, जो भी आपको एग्जाम तक दी जाए, तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक होगा। तो ठीक है ना, आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को तुरंत देखकर लाइक कर दिया करिए। इससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई, वीडियो आपको पसंद आ रही है और मुझे इसी तरीके से मेहनत को चालू रखना है। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसको हमको क्या बोलना होता है एक शब्द में, तो उसको हम लोग बोलते हैं साथियों, जिसकी आने की तिथि मालूम ना हो, जो अचानक आ जाए, उसको साथियों क्या बोला जाता है बताइए। उसको क्या बोला जाता है साथियों? उसको तो अतिथि बोला जाता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा किसके साथ साथियों? आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है साथियों, श्री गणेश का विलोम क्या होता है। तो यहां पर आपसे अगर बात करें आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो यहां पर श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री, तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्पों का चयन करिए। जिसे या जिस तक ना पहुंचा जाए, जिस तक ना पहुंचा जा सके उसको क्या बोलते हैं साथियों? उसको तो अगम बोला जाता है साथियों। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग का शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसी भी शब्द के साथ साथियों कैसा आ जाए, ऑटोमेटिक कैसा आ जाएगा, किसी भी शब्द को बोलो। आदमी कैसा है, आदमी के साथ कैसी करके बात थोड़ी ना करोगे, तो जिसके साथ कैसा आएगा वो पुल्लिंग होगा, और जिसके साथ कैसी होगी वो आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो आपका कैसी है मतलब कि यहाँ पर आपसे कैसी है, तो यहाँ पर राइट आंसर स्थापना कैसा है, स्वदेश। तो यहाँ पर नीचे तीनों वाले जो ऑप्शन जो है पुल्लिंग हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका जो स्थापना है वो आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ करता है। देखिए, त्रिशंकु होना एक मुहावरा है, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है। अधर में लटकना, सब जगह होने वाला, इधर उधर होना, संकाल होना। तो अधर में लटकने को साथियों क्या बोला जाता है? साथियों त्रिशंकु बोला जाता है। क्या? तो अधर में लटकने का मतलब त्रिशंकु होना, तो आंसर ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द का छांटना है, यानी विलोम
विलोम आपको बताना है किस शब्द का, यानी कि इलोक का विलोम क्या होता है। इहलोक का विलोम साथियों जो होता है वो आपका परलोक होता है, इसलिए आंसर आपका साथियों अगर ऑप्शन बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब धरती का यहाँ पर समानार्थी शब्द यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, यानी कि इस धरती का समानार्थी शब्द चंचला नहीं होगा, यहाँ पर विपुला नहीं होगा, सरसी नहीं होगा, ये आपका अचला होगा। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद कौन सा शब्द बहुवचन है। अगर बहुवचन की बात करें साथियों तो माता तो एक वचन है, प्राण या प्राण आपका ही साथियों बहुवचन हो जाएगा, लड़का भी एक वचन है और किताब भी एक वचन है। तो जिनका आंसर ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों पुरस्कार का विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि पुरस्कार का विलोम, यानी कि जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन जब कोई गलत काम किया जाता है तो उसका तिरस्कार होता है। यानी कि पुरस्कार का विलोम यानी तिरस्कार बताना, और तिरस्कार का विलोम अगर पूछे तो पुरस्कार बताना। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद साथियों देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करिए, यानी कि जिसकी स्त्री मर गई हो उसको क्या बोला जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। चलिए बताइए, जिसकी स्त्री मर गई हो उसको साथियों हम लोग क्या बोलते हैं, जिसकी बीबी मर गई हो उसको क्या बोला जाता है, उसको साथियों विधुर बोला जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जिसका पुरुष मर गया हो साथियों, यानी कि जिसका आदमी मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, उसको साथियों क्या बोला जाएगा, उसको साथियों यहाँ पर विधवा बोला जाएगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुर्सी तोड़ने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पहले साथियों क्या होता था कि सरकारी नौकरी जब मिल जाती थी तब तो वो सब लोग बोलते थे कि यहाँ पर अब तो कुर्सी तोड़ोगे, लेकिन अब तो भैया सरकारी नौकरी में भी बहुत मेहनत रहती है, तो वो चीज़ नहीं रही। तो ये एक मुहावरा है, इसका एक का जो वो होता है ऑप्शन मेहनत ना करना है, जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाता है बिल्कुल करेक्ट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस क्लास। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है साथियों कि कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है बताने की कोशिश करें। अगर बात करें अनुकंपा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर यहाँ पर सन्यासी की बात करें तो यहाँ पर सन्यासी ये आपका गलत लिखा हो, तो सन्यासी की अगर बात करें तो इस प्रकार से लिखा जाएगा सन्यासी। और वृक्षारोपण भी सही लिखा हुआ है और प्रतिष्ठित भी सही लिखा हुआ है। और यहाँ पर गलत है सन्यासी, जो कि अशुद्ध शब्द जाता है। तो अगर आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद साथियों युद्ध करने का जो इच्छुक हो उसको साथियों क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। योद्धा कहेंगे या योद्धे बोलेंगे या आपका युयुत्सा बोलेंगे या युत्सु बोलेंगे। तो युद्ध के इच्छुक को, यानी कि युद्ध करने के जो इच्छुक होता है उसको युत्सुक बोला जाता है। ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन, कौवा चला हंस की चाल एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का अंतर आपको बताना है कि मतलब क्या होता है। चलिए देखिए, बड़ों से प्रभावित होना, कौवा चला हंस की चाल, कोई मतलब नहीं निकला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है असंभव प्रयास करना, ये भी इसका मतलब नहीं होता है। हृदय परिवर्तन, ये भी। और अंधानुकरण करना, ये आपका आंसर डी के साथ जाएगा कि कौवा चला हंस की चाल। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कौन सी वर्तनी सही नहीं है। तो इसमें से कौन सी वर्तनी सही नहीं है, जैसे कि आपको सिद्धांत जो है ऐसे लिखा है ऐसा लिखा जाएगा। अगर उद्योग की बात करें जैसे लिखा वैसे लिखा जाएगा। कर्तव्य ऐसे लिखा। अब कर्तव्य जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में ऐसे लिखा जाता है, जो कुल मिलाकर किस शब्द की वर्तनी सही नहीं थी, तो ए वाले की वर्तनी जो है सही नहीं थी, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये जो थे साथियों हिंदी के 20 प्रश्न जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब उसी प्रकार आप लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चंस जो आपके 21 से लेकर 40 तक चलेंगे। उसके बाद देखेंगे 20 क्वेश्चन मैथ के, देन आफ्टर 20 क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग के। और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको ऐसे समझाऊंगा, इस तरीके से समझाएंगे, कोई लंबा मेथड नहीं, बहुत, यानी कि जिन टीचर्स ने मैथ और रीजनिंग को बहुत हवा बना के रखा है साथियों, बहुत लंबे लंबे कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, आप लोग डर जाते हैं, तो आप लोग वो उस डर में आपको आज निकालने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो साथियों ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर स्थित है। आप लोग याद रखेंगे ये साथियों श्रीहरिकोटा में स्थित है, इसलिए आंसर आपका ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये साथियों आपको याद रखना है, जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के रूप में दिया जाता है।
अब पूछा जा रहा है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था। तो यहाँ पर साथियों कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। तो यहाँ पर ये याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों बोला जा रहा है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है साथियों, आंसर आपको क्या बताना है, लाहौर में स्थित है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करें साथियों, आप सभी को मालूम है कि 4 विषयों से प्रश्न बनेंगे एसएससी जीडी की परीक्षा से। तो मैंने साथियों सब कुछ तैयार करवा दिया, यानी कि आपको एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है। आप ये सिर्फ चाहते हो कि मुझसे, मैं ये चाहता हूं आपसे कि आप एसएससी जीडी का एग्जाम निकालो और बहुत अच्छे से निकालो। यानी जब एग्जाम देकर आओ तो आपको कट ऑफ की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि टारगेट जो आपने ये टारगेट रखा है कि एसएसडीएस एजुकेशन पर जो भी पढ़ाया गया, जो भी कंटेंट आया, वो आपको 90% इन्हीं क्लासों में से आएगा। तो अगर बात करें साथियों, एक पॉइंट आपको याद रखना कि जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक पॉइंट याद रखना। बात करें आपको हिंदी की, सामान्य ज्ञान की, रीजनिंग की, जितना मैंने आपको पढ़ाया और इतना इसमें से जितना आएगा साथियों 90%, 92% में आपको ये गलत नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए और यही प्रश्न आपने गलत कर दिया तो आप ये समझ लीजिए ये गलती मेरी नहीं होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 90% से ज़्यादा ही एग्जाम में आपका फंसे। यानी कि अगर 80 क्वेश्चन हैं तो 80 में से कोशिश मैं करूँगा कि ये साथियों की लगभग 70 क्वेश्चन आपका जो टारगेट होना चाहिए और ये टारगेट आप लेकर रहोगे, जो कि आपको मिलता रहेगा। तो जो आपको साथियों यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो साथियों बहुत ध्यान से पढ़िए। जो कि आपको दी जाती है हमारे चैनल के माध्यम से, उसको बहुत ही मनोमस्तिष्क में क्वेश्चंस को रखने की कोशिश करिए। यही तरीका होता है एग्जाम को क्रैक करने की। और 38वीं समानांतर रेखा की अगर बात करें तो किन देश की को विभाजित करती है। तो साथियों ये दो ऐसे, मतलब कि उत्तर कोरिया और एक दक्षिण कोरिया, दो ऐसे देश हैं जो एक, मतलब कि एक समानांतर रेखा 38वीं है जो निम्न देशों को विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश करता है। तो कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है साथियों, अनुच्छेद 40 की बात चल रही है। तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो बात करें साथियों, गुजरात में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। आंसर आपका जो आंसर आपका इनमें से सभी में जाएगा, यानी कि डी में जाएगा। अब भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है। तो ये साथियों तंबाकू का आंध्र प्रदेश राज्य जो है सबसे बिगेस्ट राज्य होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों बोला जा रहा है क्या कि जमींदारी उन्मूलन के लिए संसद में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया। तो संविधान में पहला संशोधन साथियों 1951 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, जमींदारी उन्मूलन के लिए। आंसर जिनका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। देन आफ्टर अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसके उपग्रह सर्वाधिक है। तो यहाँ पर साथियों बृहस्पति के जो उपग्रह हैं साथियों सबसे ज्यादा हैं। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा व्यक्त की जाती है। तो आंसर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको अगर बताना है आंसर, तो आपको बताना है सीटेन संख्या द्वारा ये डीजल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है, ये आपको बताना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप में से निम्न में से किस एक विशाल भूखंड का हिस्सा था। तो ये साथियों गोंडवाना लैंड का था। ये एक महाद्वीप है। ये साथियों ये किस भूखंड का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है क्या भारतीय उपमहाद्वीप। आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि नाबार्ड क्या। आपने नाम सुना होगा कि 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। एक तरीके से ये साथियों ये क्या है, बैंक है, और ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बोला जा रहा है कि क्या साथियों कि सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। नदी घाटी के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, सिलिकॉन उत्पादन के लिए। तो यहाँ पर साथियों आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ इन दिस क्वेश्चन। तो प्लीज देखिए सिलिकॉन वैली जो साथियों किसके लिए बात करें तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए साथियों प्रसिद्ध है। आंसर आपका जो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग यहाँ पर साथियों ध्यान रखेंगे कि साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, ये आप लोग याद रखेंगे साथियों। आंसर आपका ए जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे जोड़ा गया था? तो यहाँ पर साथियों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आंसर आपका वी के साथ जाएगा। देन आफ्टर अगला क्वेश्चन की स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्व पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम आपको याद होना चाहिए, जो कि यूपी के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष से ये जो है थे पुरुष। अगला क्वेश्चन है साथियों ग्रीन मफलर किस प्रदूषण। अब साथियों मैं आपको बता दूं, मैं आपको उस पर जो है फोकस नहीं कर रहा हूं। अब मान लीजिए आप अगर 100% का आपका एग्जाम हो रहा है साथियों, तो 10% ऐसे क्वेश्चन, यानी कि 100 में से 10% ऐसे क्वेश्चन आते हैं साथियों जो किसी को नहीं समझ में आते हैं। बहुत एक तरीके से हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जितना बच्चा पढ़ के जाता है तो उनको बच्चे पढ़ के कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको उन 10% पर आपको ध्यान नहीं देना है, और आपको देखना है कि वो जो 90% जो है आपके, वो कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनको आप कर सकते हैं। अगर ऐसे जो है रणनीति पर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका एग्जाम कभी नहीं क्लियर होगा। अब बच्चे देखते क्या है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन उसको ध्यान देते हैं कि ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, सॉल्व क्यों नहीं। अब आप ये करिए कि क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहे हैं उतने तो करिए भाई, कि 90% जितने क्वेश्चन आएंगे तो मैं सॉल्व करूंगा। यानी कि अगर 90% क्वेश्चन तो आ रहे हैं तो मैं इतना टारगेट रखूंगा कि 85% तो करके आऊंगा, नहीं तो 80% तो करके तो आऊंगा ही। तो आप उस पर फोकस करिए कि जिस टाइप पर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पर जो उन 10% 20% को आप नहीं करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा साथियों। तो आपका जो सिलेक्शन है वो उससे रुकता है जो 80% आपको करना चाहिए, जो सिंपल और मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं जिनको आप कर सकते हो। अगर आप उनको ही नहीं कर पा रहे हो तो भी आपको दिक्कत पड़ती है। तो यहाँ पर साथियों ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो यह आपका ध्वनि प्रदूषण से साथियों संबंधित है, ये आप लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, विंबलडन के द्वारा खेला जाता है। अब यहाँ पर साथियों जो है रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जो कि 20 क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, उसके बाद 20 क्वेश्चन मैथ के देखेंगे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन साथियों एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सभी के सभी सवालों को देखना है और उनके कॉन्सेप्ट को भी देखना है। इस प्रकार की किस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए साथियों रीजनिंग का पहला सवाल आप आया है, आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि 4 से 7 मिलकर, यानी कि 4 और 7 मिलकर साथियों ये 53 बन गए हैं। और इसी प्रकार ये रूल के अकॉर्डिंग साथियों जो है 6 से 9 मिलकर आपका जो है ये 87 बन गए हैं। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग साथियों 1 से 7 मिलाकर यहाँ पर कौन सा नंबर बनेगा? देखिए साथियों अगर हम यहाँ पर बात करें 4 का स्क्वायर जो है ये 16 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। तो यहाँ पर साथियों क्या लॉजिक लगेगा, अगर साथियों हम लोग 7 का स्क्वायर कराते हैं यहाँ पर तो कितना बनता है, 7 का स्क्वायर करा देते हैं तो 49 बन जाता है। अब 49 में अगर 4 हम लोग जोड़ देते हैं तो ये कितना बन जाता है, 53 बन जाता है। अब उसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 हो जाता है, और 81 में 6 जोड़ देंगे तो 87 हो जाता है साथियों। अब उसी प्रकार साथियों जो है 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50। तो जिनका आंसर 50 आ रहा है तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होता है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है साथियों की कह रहा है कि 1 से 3 बना है और 3 से 8 बना है और 19 से 42 बना है। तो यहाँ पर साथियों जो 42वां नंबर जो है साथियों वो किस नंबर पर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 1 से 3 कैसे हुआ साथियों, इसकी 2 से गुणा की गई है साथियों और उसमें 1 जोड़ा गया है तो ये 3 बन गया साथियों। उसी प्रकार साथियों 3 की 2 से गुणा की गई है, 3 दूना 6 और उसमें 2 जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार साथियों इसमें गुणा की गई है 2 से और यहाँ पर 3 जोड़ दिया। मतलब साथियों यहाँ पर सबकी 2 से गुणा करना है और पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। अब यहाँ पर साथियों 2 से गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे साथियों, यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 19 दूना 38 होता है और 38 4 42 होता है। तो इसकी भी साथियों 2 से गुणा करेंगे और कितना 5 जोड़ेंगे तो 42 दूना कितना होता है साथियों 84 होता है। 84 और 5 कितना होता है साथियों 89 होता है। ये इसलिए आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है
A3T और D7R और G16P और J35N, उसके बाद M7L4L। तो यहाँ पर बताना साथियों क्या आएगा। अब ये साथियों A से D हुआ है और यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है, D से G हुआ 3 बढ़ाया गया, तो यहाँ पर G से J हुआ तब भी साथियों 3 बढ़ाया गया है। अब J 10 पर होता है, M 13 पर हुआ है, तो ये भी 3 बढ़ाएगा। अब इसमें साथियों जब 3 बढ़ाएंगे तो ये 16 पर आता है P। तो यहाँ पर साथियों अगर 3 से क्या हुआ साथियों 7 हुआ है, और 7 से साथियों आपका क्या हुआ 7। अब 7 से एकदम क्या हुआ 16। तो यहाँ पर 3 3 करके ऐसे क्या बढ़ाएंगे आप लोग देखेंगे। अब वैसे आप लोग देखेंगे ये कि यहाँ पर अगर बात करें साथियों इससे डबल से ज़्यादा हो गया, यानी कि ये डबल से ज़्यादा हो गया, और 2 से अगर गुणा कराते हैं तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। 3 दूना 6 और 1 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। और उसी प्रकार साथियों 7 दूना ये 14 हो जाएगा, तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा 16 बनाने के लिए। और इसकी की जुड़ा जब हम लोग कराएंगे 16 दूना 32, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो साथियों जाहिर सी बात है इसमें जब 3 जोड़ेंगे 35 बनाने के लिए। अब 35 से साथियों 74 बनाने के लिए इसकी गुणा 2 से करेंगे, 35 दूना 70 होता है, 3 जोड़ा तो साथियों जाहिर सी बात है 4 जोड़ेंगे। अब 74 की गुणा साथियों जब 2 से कराते हैं तो यहाँ पर साथियों कितना जोड़ना पड़ेगा 5 जोड़ेंगे। अब 5 जब जोड़ेंगे तो 74 दूना कितना होता है 148 होता है, और अगर 5 इसमें जोड़ दिया जाए तो साथियों कितने हो जाएंगे 153 हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है। तो ये साथियों 153 आपको कहीं नजर आ रहा है, जो कि एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसको अगर चेक करना है तो इसको आगे भी आप चेक कर सकते हो, यानी कि P से T से R हुआ है, 2 की कमी हुई है, यहाँ पर 2 की कमी ही हो रही है साथियों। उसके बाद साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, ये तो आपको एकदम पिछला वाला क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देते हैं साथियों। अब डायरेक्शन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर साथियों है कि नरेंद्र उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। अब नरेंद्र को हम लोग 12 किलोमीटर चला देते हैं, नरेंद्र को उत्तर की तरफ। चलिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 4 दिशाएं होती हैं। आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, मैं आपको हर बात आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में ये बैठे हैं, तो क्वेश्चन में आप लोग उत्तर की तरफ चलाना है, तो उत्तर आपका हमेशा ऊपर की तरफ होगा, और दक्षिण की तरफ अगर आप चलाओगे तो नीचे की तरफ होगा, और पूर्व की तरफ आप चलाओगे तो इधर चलाओगे, और पश्चिम की तरफ चलाओगे तो इधर चलाओगे। अब कहा जा रहा है कि नरेंद्र जो है उत्तर की तरफ 12 किलोमीटर चलता, तो मैंने 12 किलोमीटर चला दिया। अब पश्चिम की ओर उसने 10 किलोमीटर चला दिया, तो ये इधर है पश्चिम, तो इसको हमने 10 किलोमीटर चला दिया। अब बोला जा रहा है कि और 12 किलोमीटर चलाएगा, जो वहाँ पर साथियों और 12 किलोमीटर चाहे तो वहीं पर आ जाएगा। तो साथियों बोला जा रहा है वह उस बिंदु से कितना दूर है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से कितनी दूरी। तब जो 10 दूरी ये है तो 10 दूरी आपकी ये भी होगी साथियों। आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 10 किलोमीटर। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है साथियों। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों कि यदि रीजन को सांकेतिक भाषा में 5 लिखा जाता है और लिव्ड को सांकेतिक भाषा में 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट को साथियों क्या लिखा जाएगा, इतना सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे कैसे बन गया साथियों, देखिए यहाँ पर लेटर तो 6 हैं लेकिन 5 लिखा आ रहा है, और यहाँ पर लेटर कितने हैं साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं। तो यहाँ पर साथियों जितने लेटर हैं उसमें से एक कम करके का क्रम चल रहा है, यानी मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर हैं साथियों, तो एक माइनस करके 9 लिखा जाएगा। तो बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आपका राइट आंसर जाएगा। उसके बाद देखते हैं साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि राइट आंसर क्या होता है आपका। देखिए 15 19 से 34 बना है, और 49 और 13 से साथियों 62 बना हुआ है, और 36 और 26 से साथियों क्या बनेगा। तो साथियों यहाँ पर एक बार टोटल करके देखिए, 9 और 5 साथियों कितना होता है 14 होता है, और उसके बाद 1 1 आपका 3 हो जाएंगे, तो ये तो साथियों जोड़ने पर 34 आ गया। अब इनका अगर जोड़ करते हैं यानी कि 49, यानी कि 9 और 3 आपके कितने हो गए 12 हो गए, और 5 और 6 आपका 62 हो जाएगा, ये भी मिल गया। तो यानी कि इसका भी साथियों जोड़ ही करना होगा, 6 और 6 आपका 12 हो जाएगा, और 3 और 3 आपके 6 हो जाएंगे, तो 62 आपका राइट आंसर हो जाता है, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में होता है।
और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया साथियों, रीजनिंग में मैं आपको ऐसा बना दूंगा जैसा कोई भी टीचर आपको नहीं बना सकता। इतनी मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा कि जब एग्ज़ाम हॉल में आप जब जाएंगे तो एक ऐसी एसएससी जीडी का एक ऐसा सिंगल भी नहीं होगा जो आपको आए ना, जो आप कर ना सके। तो ठीक है, हर सवाल जो है आपका जाना पहचाना ही होगा, जो कि SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के माध्यम से होगा। और जब तक आपको पढ़ाई करना है, जब तक आपको ये क्लास चले, तब तक आपको पढ़ाई करना है। तो चलिए साथियों, अंग्रेजी वर्ड वाला में मैं आपको हर बार बताता हूँ साथियों कि जो आपका सीधा हाथ होता है, कुछ लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए बार बार बता देता हूँ कि जो सीधा हाथ होता है साथियों वो दायां कहलाता है, और जो उल्टा हाथ होता है वो साथियों बायां कहलाता है। तो ये दो बातें हैं आपको याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से ये मैंने लेटर्स लिखे हैं, कौन कौन से, ए है, बी है, सी है, डैश डैश जेड तक हमने लिखे। कहाँ तक लिखे? डैश तक। अब दाईं ओर से आपको चलाना है, जेड की तरफ से चलाएंगे ए की तरफ। अब अगर आपसे बोला जाए बाईं ओर से चलाओगे तो आप बोलेंगे ए की तरफ चलाएंगे। अब बोला जा रहा है साथियों कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो की है 15वें, मतलब कि बाईं ओर से 15वें, वैसे हम कहाँ चलेंगे तो 15 नंबर आपका यहाँ पर आएगा, और 15 पर साथियों आपका ओ होता है। और उसके बाद साथियों आपका बाईं ओर से 15वें और दाईं ओर से 10वें, यानी कि जेड की तरफ से अगर 10वां होगा तो साथियों कौन सा होगा हमें नहीं पता है, तो साथियों हम लोग 27 में से 10 घटा देंगे। अगर यहाँ पर बोला जाए कि यहाँ पर दाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा होगा, तो छठा आंसर कौन होता, तो यहाँ पर हम लोग 27 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 17, यानी कि जब हम लोग दाईं ओर से 10वें नंबर तक पहुँचेंगे कि Z1 हो गया, Y2 हो गया, X3 हो गया, तो ऐसे करके साथियों 17 नंबर पर जब हम पहुँचेंगे तो 17 पर होता है साथियों के। उसके बाद देखेंगे साथियों कि उसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो 15 और 17 के बीच में साथियों 16 नंबर होता है, और 16 पर होता है P। इसलिए बोला जा रहा है कि उनके अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो P अक्षर होगा। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो वो बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, क्या, चलिए बताइए। यहाँ पर अगर बात करें साथियों तो यहाँ पर निम्नलिखित उस आर्य को चुनना है कि जो दिए गए उस संबंध को सही दर्शाता है, यानी कि गहने, सोना और चांदी। तो सोना और चांदी क्या गहने के अंतर्गत आते हैं साथियों? कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ये आपको बताना है, और बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों कि हर सोना और चांदी जो होता है, हर सोना चांदी गहना नहीं होता है, कुछ सोने के बिस्किट भी होते हैं। जो सोने के बिस्किट होते हैं वो थोड़ी ना कहलाएंगे साथियों गहना। तो अगर बात करें साथियों कि ये गहने होंगे, ये बना लेते हैं हम लोग, ये आपके गहने होंगे। और साथियों आप लोग देखते हैं ये हो गई आपकी चांदी, और इतनी चांदी आपकी गहने के अंतर्गत आ गई। और मान लीजिए कि ये आपका जो है इतना सोना आपका गहने के अंतर्गत आएगा। अब मान लीजिए सोने का बिस्किट है, कुछ भी जरूरी थोड़ी ना है कि हर सोना गहना थोड़ी ना होता है, हर चांदी गहना थोड़ी ना होता है। इसलिए जो बनेगा साथियों आरेख वो आपका ये बनेगा, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। और बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अब आप देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए राइट आंसर क्या होता है। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे साथियों, तीनों जो मीनू है कल्पना से लंबी है लेकिन पूर्वी से नाटी है, गीता प्राची से नाटी है, और प्राची इतनी लंबी नहीं है जितनी कल्पना नहीं लंबी है। यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़ी हो तो इनमें से मध्य में कौन होगा, यानी कि बीच में आप कौन होगा, ये बीच की पूछी जा रही है। तो जो बोला जा रहा है वो आप लोग कर लो, यानी कि मीनू जो है वो कल्पना से लंबी है, तो मीनू को हम लोग साथियों यहाँ पर रखेंगे। मीनू कल्पना से लंबी है तो यहाँ पर मीनू कल्पना जाहिर सी बात है यहाँ पर आ जाएंगी। लेकिन पूर्वी से नाटी है, यानी कि मीनू जो है ये कल्पना से तो लंबी है लेकिन जो है पूर्वी से नाटी है, तो पूर्वी को जो ऊंची होगी तो पूर्वी यहाँ पर आएंगी। उसके बाद साथियों जो गीता है ये प्राची से नाटी है। अब जो गीता है ये प्राची नहीं पता है तो ये हम लोग साइड में बना दे, क्या पता गीता प्राची इसके ऊपर भी जा सके। तो यहाँ पर इसको साथियों हम लोग साइड में बनाते हैं। चलिए देखिए गीता बोला जा रहा है ये प्राची से नाटी है, तो प्राची आ जाएंगे ऊपर, तो ठीक है। अब प्राची यहाँ, और जो प्राची है वो उतनी लंबी नहीं जितनी कल्पना है। चलिए ठीक, मतलब जो प्राची है वो उतनी लंबी नहीं है जितनी कल्पना है, यानी कि कल्पना ज़्यादा लंबी है। इसका मतलब कल्पना से छोटी होगी प्राची और प्राची से छोटी होगी गीता। तो ये सिस्टम आपका आएगा। तो चलिए उसके बाद लिखा है क्या साथियों, जितनी कल्पना लंबी नहीं। उसके बाद यदि वे सभी ऊंचाई के क्रम में खड़ी हो, तो ये तो ऊंचाई के क्रम में ही खड़ी, तो सबसे छोटी गीता है, प्राची है, फिर कल्पना है, मीनू है, फिर पूर्वी है।
उसके बाद कहा गया तो इनके मध्य में कौन सा होगा, यानी कि मध्य में कौन सा होगा, तो साथियों दो इधर हो गई, मध्य में कौन रहा, तो ये कल्पना रही, तो कल्पना ही आपका राइट आंसर हो जाता, ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी कि कल्पना के साथ आपका राइट आंसर जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रविशंकर जिस प्रकार सितार से संबंधित है उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान की अगर बात करें तो ये तो साथियों कहाँ से संबंधित है, ये तो साथियों शहनाई से संबंधित है। अगर आंसर आपका सी से है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 112 का संबंध यहाँ पर जताया जा रहा है साथियों 448 से, तो 221 का संबंध है साथियों किससे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है साथियों, देखिए ये 1 का 2, 1 का 4 हो गया और 1 का 4 हो गया, 2 का 8 हो गया, यानी कि मतलब गुणा 4 से कराई जा रही। जब गुणा 4 से कराओगे 4 दूना 8, 4 एकम 4 तो यहाँ पर बनेगा, तो इसकी भी साथियों 4 से गुणा कराएंगे जो कि आएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कि 884 आ जाएगा साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, राइट आंसर सी के साथ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैड को क्या लिखा जाता है साथियों, YZW लिखा जाता है, और SAME को क्या लिखा जाता है साथियों, HZNV, तो साथियों LOVE को क्या लिखा जाएगा। देखिए साथियों सिंपल सी बात है, यानी कि ए को यहाँ पर साथियों क्या लिखा गया, जेड लिखा गया, और बी का अपोजिट साथियों क्या होता है आपका, वाई होता है। तो इसी प्रकार साथियों ये आपका अपोजिट लेटर वाला है। तो वैसे तो आप लोग सभी अपोजिट लेटर याद लीजिए, जैसे ए का जेड होता है, बी का जो होता है एक्स होता है, ये इसी प्रकार डब्ल्यू होता है। जो अगर कोई नहीं आ रहा है तो सिंपल सी बात है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर डी का अपोजिट लेटर क्या है, लेकिन आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको ये तो पता है डी कौन से नंबर पर आता है, 4 पर आता है, तो उसको 27 में से घटाएंगे, 26 में से घटाएंगे, तो वहां पर आपको मिल जाएगा अपोजिट लेटर। तो आपको 7 में से घटाना है, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि 23 नंबर पर क्या होता है साथियों, डब्ल्यू होता है। और तो यहाँ पर ये आपका डी का अपोजिट लेटर डब्ल्यू हो जाता है। तो साथियों ये सिस्टम होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, यहाँ पर यानी कि सबका अपोजिट लेटर आपको देखना है, यानी कि एल के अगर अपोजिट लेटर की बात करें तो साथियों एल का अपोजिट लेटर जो साथियों होता है वो ओ होता है। क्या होता है साथियों, यहाँ पर ओ होता है, और ओ का क्या होता है साथियों, एल होता है, और वी का क्या होता है ई होता है, और उसका होता है वी। तो ये साथियों कहाँ पर लिखा हुआ है, ये साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह रिक्त स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी कि साथियों यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें बताना है कि कौन सा लेटर आएंगे ऑप्शन में से। तो जब भी आप लोग सवाल को करने बैठो तो सबसे पहले ये देखो कि सवाल में लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार साथियों अगर 9 कुल मिला के लेटर हैं तो ये साथियों 3-3 के पेयर में क्या बैठ सकते हैं। तो 3-3 पेयर में आप काटिए, 1 2 3 ये आपका अलग पेयर हो जाता है, और 1 2 3 और ये आपका अलग। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें साथियों पहला और अंतिम लेटर जो है साथियों एम, तो यहाँ पर आ गया, एम यहाँ पर आ गया। अब पहला और अंतिम लेटर साथियों एम एम है तो यहाँ पर भी एम आएगा, यहाँ पर भी एम आएगा, तो एम ए एम एम ए एम, तो ये साथियों ऐसे बनेगा। यानी कि यहाँ पर भी साथियों ए आएगा। तो मैंने कौन कौन से लेटर आपको बताना, ए एम और एम एम, ऐसा कहाँ पर साथियों लिखा हुआ है, ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, और ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर आपको बताना है, यानी कि इसमें से सबसे विषम कौन सा है। तो इसमें से सबसे विषम निकालने के लिए साथियों इसकी लेटर पोजिशन हमें लिखना होगा। एन होता है 14 पर, पी होता है 16 पर, और आर होता है 18 पर। उसके बाद साथियों डी होता है 4 पर, और आपका ये होता है डी होता है 4 पर, सी होता है 3 पर, और बी होता है 2 पर। आर होता है आपका 18 पर, और ओ क्यों होता है 17 पर, और पी होता है 16 पर। तो 8 और ये आपका 7 और 6। तो आपको हमें बताना है कि यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर साथियों एक एक का कम हुआ, यानी कि एक यहाँ पर कम हुआ, एक यहाँ पर कम हुआ, लेकिन यहाँ पर साथियों 2 बढ़ाए जा रहे हैं और 2 बढ़ाए जा रहे हैं। तो सबसे अलग कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है।
उसके बाद साथियों देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर साथियों सबसे अलग पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे अलग है। देखिए एक तो होती है साथियों आपकी भाज्य संख्याएं और दूसरी होती हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी न किसी संख्याओं से कट जाती है। एक के अलावा अगर किसी संख्या से कोई संख्या कट रही है तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो ये तो साथियों 2 से कटती है, 7 से कटती है, तो ये भाज्य संख्या है। लेकिन 2 से कटती है, 3 से कटती है, ये भी भाज्य संख्या है। और ये भी आपकी 7 से कटती है, 3 से कटती है। लेकिन ये साथियों एक के अलावा किसी से नहीं कटती। लेकिन एक से ये भी कट जाएगी, सारी कट जाएगी। लेकिन ये जो है एक के अलावा किसी से नहीं कटती है, फिर तो ये खुद से कटेगी। तो ये क्या हो जाएगी साथियों, एक अभाज्य संख्या हो जाएगी और बाकी सारी भाज्य संख्या हो जाएंगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब इसके बाद साथियों देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर साथियों अगर बात करें कि किसी सांकेतिक भाषा में OKAPERU का अर्थ होता है फाइन क्लॉथ, और उसके बाद लिखा हुआ है मेटा लिसा का अर्थ होता है क्लियर वाटर, और यहाँ पर डोना लिसा पेरू का मतलब होता है फाइन क्लियर वेदर। तो इसी भाषा में वेदर का सांकेतिक कोड क्या होगा। देखिए वेदर का कोड साथियों, वेदर कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इस वाले में आपका वेदर कोड क्या हो सकता है, डोना भी हो सकता है, लिसा भी हो सकता है, पेरू भी हो सकता है। यानी कि आंसर या तो आपका डोना हो सकता है, या तो लिसा हो सकता है, पेरू हो सकता है। तो आंसर आपका क्या हो सकता है साथियों, या तो डोना हो सकता है, या तो पेरू हो सकता है, या तो लिसा हो सकता है। ये आंसर नहीं हो सकता है, तो ऐसे ही आपका कट जाएगा। ये तो इसको नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पर वेदर का कोड जानने से पहले हमें मालूम होना चाहिए क्या, वैसे वेदर का जो डायरेक्ट कोड आपको नहीं मिल पाएगा कि डोना है, लिसा है, पेरू। उसी के लिए फाइन और क्लियर का कोड निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर भी फाइन का जो कोड है डोना, लिसा, पेरू में से कुछ हो सकता है, और फाइन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यानी कि फाइन का जो कोड है यहाँ पर भी होगा और फाइन का कोड यहाँ पर भी है। तो इसमें और इसमें से क्या सेम है, और इसमें से साथियों पेरू सेम है। यानी का जो फाइन का कोड जो निकल कर आएगा साथियों वो पेरू निकल कर आएगा। अब पेरू भी आंसर नहीं हो सकता। अब उसके बाद क्लियर लिखा हुआ है, तो क्लियर यहाँ पर लिखा, तो क्लियर का कोड मीटा या लिसा हो सकता है। तो देखिए क्लियर का कोड अगर बात करें साथियों, इसमें भी क्लियर का कोड है और इधर जो है इसमें भी क्लियर का कोड है। तो लिसा जो है साथियों किसका कोड है, वो क्लियर का कोड है। तो लिसा आपका क्या हो गया, आपका क्लियर का कोड हो गया। अब बचा क्या, हमें फाइन का कोड भी पता चल गया, पेरू है, पेरू भी आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर का भी कोड पता चल गया साथियों, क्या है कि क्लियर भी हमने लिख दिया, निशा होना चाहिए, लिसा हो गया साथियों। तो लिसा भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, डोना के साथ जाएगा। तो यहाँ पर डोना जिनका आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संयोजन के जो है प्रतिबिंब के सबसे करीब है। यानी कि साथियों अगर मैं बात करूँ डेनियल को अगर प्रतिबिंब के सामने रखें तो शीशे में एक ऐसा डेनियल दिखाई देगा। यानी कि पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो पहला होता है सबसे अंत में दिखाई देता है, जो अंत में होता है वो सबसे पहला दिखाई देता है। तो एल कैसे दिखाई देगा, एल साथियों कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और ई आपका किस प्रकार दिखेगा, इस प्रकार से दिखाई देगा साथियों। आई कैसा दिखेगा साथियों, आई जैसे दिख रहा है ऐसा दिखाई देगा। और उसी प्रकार एन कैसे दिखाई देगा, तो एन साथियों आपका ऐसा दिखाई देगा। और ये साथियों आपका एन हो गया, और ए जैसा साथियों दिखाई देगा वैसे दिखाई देगा। और टी साथियों कैसा दिखाई देगा, ये आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, डी। तो ऐसा किस ऑप्शन में है साथियों, नहीं दिख रहा है, सब में डी डी है, जी जी हो गया। तो इसमें से साथियों हो सकता है ऑप्शन कुछ मिस्टेक हुई है। तो कुल मिला के जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी वर्ड आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि प्रतिबिंब की सबसे करीब हो, यानी कि प्रतिबिंब में ये कैसा दिखाई देगा, तो जैसा मैंने आपको रूट बताया है सेम वैसे आपको ध्यान रखना है। तो पहले वाला जो होगा सबसे अंत में आएगा, जो अंत वाला होगा वो सबसे पहला दिखाई देगा। और सारे लेटर्स को आप पलट लो, लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको पलटने पर भी वो सेम ही दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए साथियों कि इस श्रृंखला में गलत संख्या कीजिए, मतलब कि कौन सी संख्या गलत कह रहा है कि 30 है, 27 है, 36 है, 45 से 72, उसके बाद 27 से 36 हुई, 9 बढ़ा हुआ है, 36 से एकदम साथियों 45 हुआ है, 9 बढ़ा दिया गया है, और 45 से साथियों 72 हो गया, और यहाँ पर तो बहुत ही बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर साथियों अगर बात करते हैं एक चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही, 7 और 2 कितना होता है साथियों आपका, ये आपका 9 होता है। और यहाँ पर 4 और 5 साथियों क्या होता है, 9 होता है।
और 3 और आपका जो होता है ये 6 जो होता है 9 होता है। तो श्रृंखला में गलत संख्या कौन है? 30। ये आपकी जो 30 संख्या है मेरे हिसाब से आपकी गलत हो जाती है और यही आपकी राइट आंसर हो जाता है। और ये किस ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार आपका ये आपका राइट आंसर होता है। उसके बाद देखिए नीचे एक ही पासी के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के 2 बिंदुओं वाले फलक के सामने विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे? यानी कि जहां पर 2 लिखा हुआ है उसके विपरीत फलक पर कितने बिंदु होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि विपरीत फलक यानी कि 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 कहाँ पर लिखा हुआ है साथियों? 2 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 का विपरीत फलक 3 भी नहीं हो सकता। अगर 3 ऑप्शन में होता तो हम वो भी कट कर देते हैं। तो 2 का विपरीत फलक 1 भी नहीं हो सकता है। अगर 1 ऑप्शन में होता तो उसको भी कट कर देते हैं। लेकिन ऐसे हमें आंसर नहीं मिला। तो अगर हम लोग साथियों यहाँ पर बात करें कि 2 आपका एक तो कहाँ पर है? 2 आपका एक तो यहाँ पर है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2 का विपरीत फलक पूछा जा रहा है। अच्छा, एक आपका यहाँ पर लिखा हुआ है और एक आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कभी जैसी कोई कंडीशन आ जाए कि कोई एक एक फलक पर लिखा हो, यानी कि कहा गया है कि अगर 3 का विपरीत आपसे पूछता तो 4 हो जाता है, 2 का अगर विपरीत पूछे तो 6 हो जाता है। तो 2 का विपरीत ही आपसे पूछा जा रहा है तो ये आपका विपरीत साथियों 6 हो जाएगा। आंसर जो आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट हो रहा है जो कि आपकी होंगे मैथ के क्वेश्चन। तो साथियों हम लोग जो 20 मैथ के क्वेश्चन टॉप लेवल के हैं सभी के सभी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसके मैथ वाले सेशन में। प्योर क्वेश्चन आपके मैथ के आपको मिल जाएंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है, समझ में आई हैं पूरी बातें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नए शानदार टॉपिक को लेकर।